एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। आज हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। बहुत ही खास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि CUET 2022 में होने वाले जो ये एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अगर आपने सेक्शन बी में डोमेन स्पेसिफिक में बायोलॉजी चूज किया है तो उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या वो चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। अगर आपको यहाँ पे हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके जितनी भी जानकारी उसे प्राप्त करिए और जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारा कोर्स ऑलमोस्ट रन हो गया है। तो आप भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए। इसमें आपको हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं जो कि CUET की तैयारियां करा रहे हैं अलग अलग डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट के लिए और भी सारे सेक्शंस के लिए जितने भी पूछे जाते हैं CUET में, वो सारे वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस आपको हमारे यहाँ पे ऐप पे मिल जाएगा जो कि है डीएनएस एजुकेयर ऐप। आपको करना बस एक सिंपल सा काम है कि आपको हमारे इस कोर्स को जल्द से जल्द बाय कर लेना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास अब बहुत समय नहीं बचा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ पे यही करना होगा कि हम जल्दी से इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करें और अपने कोर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि हमारा CUET का जो ये एग्ज़ाम है वो जल्दी 2-3 महीने के अंदर कंडक्ट होने वाला है। तो आइए हम आ जाते हैं हमारे इस टॉपिक पे कि हमें इसमें क्या क्या सिलेबस है जो कि इसमें पढ़ना है। तो CUET क्या है भाई, सबको पता है कम से कम इतनी बात तो कि CUET जो है वो हमारा एक यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होने वाला एक कॉमन एग्ज़ाम है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अब इस कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है और वो फॉर्म होगा CUET का। जितने आपके मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे आपको यहाँ पे अलग अलग कॉलेज में यहाँ पे आपको एंट्रेंस और उस हिसाब से एडमिशन मिलेगा। तो बहुत ही जम के आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी है। गाइडलाइंस भी CUET के आ चुके हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक में आपको 12th का पोर्शन कंप्लीट करना है। आपको इसमें 11th का कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी तक आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम तैयारी करते थे उसमें देखा होगा आपने 11th का पोर्शन बहुत पूछता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं करनी है। पूरी तरह से क्लियरली गाइडलाइंस में कहा गया है कि आपको सिर्फ 12th का पोर्शन यहाँ पे कवर करना है। तो आइए जल्द से जल्द इसमें देरी नहीं करते हैं और जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तब देखिए जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है ना, वो सब आपको आपके 12th के NCERT में बायोलॉजी में मिल जाएगी, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना यहाँ पे रेस करना होगा लेवल, क्योंकि हम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। आप भी चाहेंगे भाई कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपका सिलेक्शन हो, तो उसके लिए हम सिर्फ 12th लेवल पे चीज़ों को ना पढ़ के हम उसमें थोड़ी सी चीज़ों को और डीपली देखेंगे, हम उसमें मॉक टेस्ट कराएंगे, हम उसमें और भी सारे यहाँ पे अलग अलग तरह के MCQ सॉल्व करेंगे। MCQ सॉल्व करना सबसे बेस्ट है। पढ़ लिया एक बार 2 बार ठीक है, अब उसके बाद आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी ढेर सारे MCQs लगाएं। जितना आप MCQs लगाएंगे उतने आपको क्वेश्चंस तरह तरह के मिलेंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो इसमें आपको ये जितने भी सिलेबस दिख रहे हैं वो सिर्फ 12th के पोर्शन का है। अब इसमें आपको देखिए कुछ यूनिट्स दिख रहे हैं जो कि गिने चुने हैं, वो है 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स हैं जो आपको क्लास 12th के बायोलॉजी में पढ़ना है और वही आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट CUET 2022 में पूछेगा। अगर आपने डोमेन स्पेसिफिक बायोलॉजी लिया है तो, अगर आपने यहाँ पे AG भी लिया है तो भी आपको यहाँ पे कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप उन वीडियोस को जब भी अपलोड होंगे आप उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी देरी ना करें, जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए। तो हमारा जो पहला यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। दूसरा यूनिट जो है हमारा वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। हमारा जो तीसरा यूनिट है वो है हमारा यहाँ पे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। 4th यूनिट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी और 5th यूनिट है हमारा इकोलॉजी।
अब ये जो पांचों यूनिट्स हैं, इसमें हमें देखना है कि कौन सी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमें अपना ज़्यादा ध्यान देना है, और कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसपे हम अगर कम थोड़ा सा भी फोकस करें तो चले। लेकिन भाई अब जब डोमेन स्पेसिफिक हो गया है कि 12th का ही पोर्शन है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक भी टॉपिक्स को ना छोड़ें। हाँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको एक बार ज़्यादा अच्छी तरह से डिटेल्ड में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें स्टार्ट कैसे किया गया है, पहला चैप्टर है इसमें रिप्रोडक्शन की यूनिट में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया है एकदम स्टार्टिंग में छोटे ऑर्गेनिज्म से। जैसे हो गया यहाँ पे पेनिसिलियम हो गया, यहाँ पे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और हाइड्रा हो गया। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन को इस चैप्टर में दिखाया गया है। और फिर आगे चल के प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में है। अब भाई बल्बल्स किस में पाया जा रहा है, अगेव में है, तो उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्जेस है तो उसमें गैम्यूल्स पाया जाता है। ये सारी चीज़ों को इसमें हम छोटे छोटे टर्म्स को यहाँ पे देखिए कैप्चर करना है। अब अगर कोनिडिया में रिप्रोडक्शन पूछ दिया तो याद होना चाहिए कि कोनिडिया रिप्रोडक्शन किस में होता है भाई, ये सिर्फ पेनिसिलियम में होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। ऑफसेट्स है तो ऑफसेट्स के थ्रू कौन सा प्लांट भाई ग्रो करता है, वाटर हियासिंथ, जिसे हम जलकुंभी के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। छोटे छोटे टर्म्स जितने भी हैं, रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो लोअर एनिमल बॉडी, एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है, चाहे वो ज़्यादातर पॉलीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है कई कई कंडीशन में, क्योंकि भाई रीजनरेशन देखो प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलता है, प्लेनेरिया वगैरह में। तो लोअर ऑर्गेनिज्म देखो कंसिडर किया है यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन हम थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर में आपका रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव है और असेक्सुअल है। सेकेंड चैप्टर में जब आप आते हैं तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मतलब ये हम आगे जाएंगे हायर में। तो हायर में जाएंगे तो आपको प्लांट्स मिलेंगे और कहीं पे एनिमल्स मिलेंगे। तो सेकेंड और थर्ड चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, और थर्ड चैप्टर आपका बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस और फ्लावरिंग प्लांट्स में भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एंडोस्पर्म से क्वेश्चन पूछता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या है, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। साथ में कभी कभी पूछ देता है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत, पेन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये सब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है, ये सब पूछता है। और कभी कभी स्टार्च ग्रेन के स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फ्लावरिंग प्लांट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सब बेसिक आप पहले से पढ़ते आए भाई, स्टेमन क्या है, पिस्टल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पॉलिनेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा। तो जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पता है भाई कि मैं क्या बोल रही हूँ अभी फिलहाल। तो इस हिसाब से अब हमें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस में आपको यहाँ पे क्या देखना है, गैमेट्स का फॉर्मेशन, कब माइटोसिस हो रहा है, किस स्टेज पे मियोसिस हो रहा है। ये माइटोसिस मियोसिस वाला यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि किस स्टेज पे है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह पूछता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें कंप्लीट करनी है जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। अब ह्यूमंस में एक बार डेवलपमेंट होगा तो उसका प्लेसेंटा फॉर्मेशन वगैरह है, न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, अब यहाँ पे आपका ब्लास्टोसिस्ट क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, ये सबसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में ज़्यादा आता है। अब इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन यूनिट, हमारा लास्ट पार्ट है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब भाई देख लिया कि हमने लोअर ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन शुरू किया था, हायर पे जाके ख़त्म किए, प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। अब भाई रिप्रोडक्शन की बात है तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी बात ज़रूर करते हैं। क्या हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपनाएंगे जिससे हम रिप्रोडक्शन को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। बहुत इंपॉर्टेंट तो चैप्टर्स में से ये थोड़ा नहीं आता है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आईडीज वगैरह से पूछ देगा, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल मेथड्स क्या है, वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी से कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है।
तो ये चीज़ें हम देखेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, CUET है तो ऐसा नहीं कि आपको क्या पूछ देगा। जैसे आप एग्जाम के पैटर्न्स देखते आ रहे हैं, अभी तक आपने भी एंट्रेंस एग्जाम्स दिया है, पहली बार दे रहे हैं, 12th अभी क्वालिफाई किया, तो मानते हैं थोड़ा सा डर होता है, लेकिन डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं सबके लिए, क्योंकि ये पार्ट जो है, ये जो नया एंट्रेंस एग्जाम की गाइडलाइंस आई वो बिल्कुल नया है, सबके लिए नया है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे आप बस पढ़ रहे हैं, जो हम लोग गाइडलाइंस दे उसे बस फॉलो करते जाइए और अपनी चीज़ों को पढ़ते जाइए। और आपको कुछ नहीं ध्यान देना है कि क्या होगा, एंट्रेंस कैसा पूछेगा, पेपर क्या टफ नहीं हो जाएगा, इजी नहीं हो जाएगा, अरे भाई सबके लिए, तो उसमें आपको अलग से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चलो ठीक है, तो इस हिसाब से आपका रिप्रोडक्शन जो पहला यूनिट है उसमें आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट की, जो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में यहाँ पे आपको 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा है एवोल्यूशन। अब यहाँ पे हेरिडिटी एंड वेरिएशन में आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे आप पढ़ते हैं मेंडल के लॉज के बारे में। काफ़ी बड़ा चैप्टर है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यहाँ पे आप मेंडल के लॉ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आप 3 लॉज पढ़ते हैं, विच आर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो तीनों लॉज हैं उसमें से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है कभी कभी। अब यहाँ पे इसके बाद क्या आता है, इसके बाद यहाँ पे आप वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं और कुछ यहाँ पे डिसऑर्डर्स के बारे में इम्पॉर्टेंट आता है। वेरिएशंस की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे प्लायोट्रॉपी, पॉलीजेनेटिक, इनहेरिटेंस, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे बनते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, डेफिनेशंस बहुत मेल खाते हैं, इसीलिए अक्सर ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। काफ़ी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बच्चे यहाँ पे उलझ जाते हैं इन क्वेश्चंस में, तो ये टॉपिक्स अच्छी तरह से इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हेरिडिटी एंड वेरिएशन में क्या देखेंगे, तो वेरिएशन में यहाँ पे आप अलग अलग यहाँ पे डिजीजेस के बारे में भी देखते हैं। डिजीजेस इन द सेंस कि यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ कैसे यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसमें कैसे क्रोमोसोम्स जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। अब नॉर्मली भाई सबको पता है 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम्स एक और कॉपी बना लेता है, तो कहीं पे 47 क्रोमोसोम है, कहीं पे कॉपी एक डिलीट हो गई तो 45 क्रोमोसोम्स है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो कि पूछता है, तो ये आपको बनता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन से। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको बनता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब DNA, RNA, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और कभी कभी पूछ देता है लैक ओपेरॉन। अब DNA जो है वही ना RNA बनाता है, तो उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ट्रांसलेशन है तो उसी में वहाँ पे वो क्या कर रहा है, RNA की हेल्प से प्रोटीन्स बना रहा है। तो कॉन्सेप्ट्स वही रहने वाले हैं। अब इसी पे जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे, उसको थोड़ा सा और हम डीप में देखेंगे, तो हमारा ये पूरी तरह से तैयार होने वाला है। ये इतने इम्पोर्टेंट और थोड़े से टफ टॉपिक्स हैं ये, तो इनको हम और अच्छे तरह से फोकस देके इनको तैयार करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा ये यहाँ पे ये टॉपिक्स इतने हो जाते हैं, और फिर आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में आप डार्विन्स थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, लैमार्क थ्योरी पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म पढ़ते हैं, जहाँ पे भाई देखा जाता है कि मॉथ्स अगर एक पेड़ के ऊपर उग रहे थे, काफ़ी टाइम बाद जब इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज हुई तो कैसे ये गायब होने लगे। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे हमारे जब एवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के यूनिट में। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस हम कैसे बनाते हैं। अब रेजिस्टेंट प्लांट को किसके लिए चाहिए भाई, रेजिस्टेंस चाहिए हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट, रेजिस्टेंस चाहिए पेस्ट के अगेंस्ट, रेजिस्टेंस चाहिए डिजीज के अगेंस्ट। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछता है कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के नाम बताइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब AG के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के नाम आपको अच्छी तरह से दिमाग में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है।
तो ये आपको इसमें पता रहना चाहिए जब हम बात करते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। अब यहाँ पे इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। जब बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्लाज्मिड्स के बारे में, कि हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये है भाई कि दो अलग अलग यहाँ पे डीएनए साथ में आके एक नया डीएनए बना रहे हैं, और उसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में। बायोटेक्नोलॉजी आगे चल के तो पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ आपको 12th में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए है कि भाई आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रोसेस बताइए, कैसे उसमें अलग अलग प्रोसेस की जाती है, कैसे इकोलाई लाया जाता है, कैसे बैक्टीरियोफेज लाया जाता है, कैसे उससे एक नया डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस उसमें भी काम आता है। तो रेजिस्टेंस का क्या है, उसमें कुछ सीजर मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में कभी कभी पूछता है। एंडोन्यूक्लियस क्या है, एक्सोन्यूक्लियस क्या है, भाई एक जगह सीजर अंदर से कटिंग कर रहा है, एक जगह सीजर बाहर से कटिंग कर रहा है, तो ये पूछता है। उसी में ग्लू भी आता है, एक ग्लू जो कि भाई दो डीएनए को साथ में ला रहा है। अब भाई पेपर जब चिपकाते हैं तो ग्लू लगाते हैं, तो वैसे जब डीएनए आता है साथ में तो उसके लिए भी ग्लू लगता है, उसी को हम कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है। तो ये साथ में ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं जब हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी की अगर बात करें तो इकोलॉजी में हम यहाँ पे पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे जैसे हमें इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व किस में आ रहे हैं, किस में यहाँ पे और चीज़ें आ रही है, तो ये सब क्वेश्चन इसमें बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजी का यहाँ पे टर्म नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं आता है क्योंकि ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। तो लेकिन हम यहाँ पे सिंस अब सिर्फ 12th हमें कवर करना है तो हम इकोलॉजी को भी अच्छे से कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या लॉज लाए गए हैं, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कवर करेंगे जब हम इकोलॉजी में आएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग एक्ट्स हो गए, अलग अलग रिजर्वेशंस हो गए, साथ साथ में कभी कभार इसमें पूछता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, जू प्लैंक्टन्स क्या है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये सब। तो ये सब पूछता है भाई कि पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स अपराइट कब है, इन्वर्टेड कब है, ये सब पूछता है। पिरामिड आप नॉर्मली भाई ऐसे ही जान रहे, एक रेगुलर ट्राइंगल की तरह, अब कभी कभी वही ट्राइंगल उल्टा हो जाता है, तो वो कब होता है भाई, तो वो आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स में पढ़ते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है एक ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में, तो ये चीज़ें आप कवर करेंगे जब हम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी में। तो आई होप आपको ये जो सिलेबस है उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आ गया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं। जल्द से जल्द आप इसको जल्दी से कवर करिए और हम अब शुरुआत करेंगे यहाँ पे अलग अलग ये चैप्टर्स की, स्टेप बाय स्टेप हम जानने वाले हैं। तो आपको जो ये वीडियोस हैं ये आपको कुछ पार्ट आपको तो यहाँ पे यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन जो बचे हुए वीडियोस हैं वो आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे ही मिलेंगे। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा, वहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे सैम्पल पेपर्स दिए जाएंगे, मैं अलग से उसमें कुछ सॉल्व कराऊंगी, आपके हमेशा यहाँ पे डाउट्स क्लियरिंग सेशंस होंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो वो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बाकी आपकी यहाँ पे अपनी एक इंडिविजुअलिटी कि आपको जो भी यहाँ पे चूज़ करना है, जैसे भी प्रेफर करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जल्द से जल्द इससे ज्वाइन हो सके। हमारे इस कंपटीशन के एरा में आपको कब ये गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक ज़रूरत पड़ती है एक मेंटोर की जो कि आपको गाइड करे, तो वो ज़रूरी है भाई जब हम आप ऐसे बड़े एंट्रेंस लेवल की आप तैयारी करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप जल्द से जल्द हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।